छात्रों, पिछले टर्म पर अपन लोग कर नियोजन की सामान्य समस्याओं के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। कुछ समस्याएं अपन ने कर नियोजन के संबंध में पूर्व में देखी हैं, उसी कड़ी में इसको आगे और बढ़ाते हैं। एक समस्या आती है भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न पूंजी लाभ के संबंध में। कई बार सरकार आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक उपक्रम से संबंधित भूमि और भवन अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर लेती है। जब अधिग्रहण किया जाता है तो उस संबंध में भी पूंजी लाभ उत्पन्न हो सकते हैं। अगर वो पूंजी लाभ उत्पन्न हुए हैं तो निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर वो करमुक्त होता है। करदाता उस भूमि व भवन का उपयोग कम से कम 2 वर्ष से अपने औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय के लिए कर रहा था। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है अधिग्रहण के पश्चात। अधिग्रहण का मतलब ये है गवर्नमेंट अपने पोजेशन में उसको अपने अधिकार में ले ले, ऑक्यूपाई कर ले। उसके पश्चात के 3 वर्षों में कोई दूसरी भूमि अथवा भवन करदाता खरीद ले तो भी कर मुक्ति पूंजीगत लाभों के संबंध में मिल सकती है। अथवा कोई भूमि व भवन नए सिरे से औद्योगिक उपक्रम को स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि या भवन वो खरीद ले। इसी तरह से फिर पूंजी लाभ का केवल वो भाग ही करमुक्त होगा, यानी पूंजी लाभ कितना करमुक्त होगा इसके संबंध में बताया गया है कि पूंजी लाभ का वो भाग करमुक्त होगा जिसका प्रयोग भूमि या भवन को खरीदने या बनवाने के लिए किया गया है। शेष पूंजी लाभ टैक्सेबल होंगे। उसके बाद में एक शर्त ये लगा दी गई है कि ऐसा भूमि व भवन अगर खरीदा गया है तो फिर 3 वर्ष के अंदर उसको हस्तांतरित नहीं करना है। अगर हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उसके ऊपर जो पूंजी लाभ करमुक्त किया गया था वो वापस कर योग्य कर दिया जाएगा। ये बात हुई भूमि और भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ के संबंध में। अगली समस्या फिर आती है, सामान्य समस्या एक आती है रहने के मकान के अतिरिक्त अन्य दीर्घकालीन अगर पूंजी लाभ होते हैं तो उसके संबंध में भी कर मुक्ति मिल सकती है, लेकिन वो कर मुक्ति कुछ सामान्य शर्तों के साथ में मिलती है। उसमें पहली शर्त ये आती है कि उस दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से तुरंत पूर्व 1 वर्ष के भीतर अथवा तुरंत बाद के 2 वर्षों के भीतर कोई भी नया मकान वो खरीद ले, अथवा दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के बाद, यानी जिसके संबंध में अभी पूंजी लाभ हुए हैं, उस पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के बाद 3 वर्षों के भीतर रहने का मकान बनवा लेता है। यानी मकान को बनवाने की जो अवधि है वो 3 साल है और ख़रीदने के संबंध में शर्तें ये हैं कि उसके हस्तांतरण से तुरंत पहले या तो 1 साल पहले या हस्तांतरण के 2 वर्ष के भीतर मकान क्रय कर ले। तो इस शर्त की पूर्ति होने पर वो पूंजी लाभ करमुक्त होता है। दूसरी इसमें शर्त दे रखी है कि
दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि को करदाता एक से अधिक रहने के मकान का स्वामी नहीं होना चाहिए। यानी जब पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है उस समय उसके पास एक मकान का स्वामी वो हो सकता है, एक से अधिक मकानों का स्वामी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक मकान पहले से है और अब जो पूंजी लाभ हुआ है उसके संबंध में एक मकान वो और ख़रीद सकता है या बनवा सकता है। तीसरी इसमें शर्त है कि जो पूंजी लाभ हुए हैं वो सारे के सारे अगर इन्वेस्ट कर दिए जाएं, यानी शुद्ध प्रतिफल की राशि दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में जो नेट कंसिडरेशन मिला है वो सारा का सारा इन्वेस्ट नई संपत्ति में कर दिया जाना चाहिए। यदि कर देता है वो शुद्ध प्रतिफल सारा का सारा इन्वेस्ट कर देता है तो पूंजी लाभ की संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी, अन्यथा कर मुक्ति उसको आनुपातिक रूप से मिलेगी। शर्तों की कड़ी में अगली शर्त फिर ये दे दी कि मकान खरीदने या बनवाने के बाद में 3 वर्षों के भीतर उस मकान को वो हस्तांतरित नहीं करेगा। अगर हस्तांतरित करता है तो वो पूंजी लाभ पुनः कर योग्य हो जाएंगे। तो ये कर मुक्ति के संबंध में अपन ने देखी है वो है रहने के अतिरिक्त अन्य दीर्घकालीन पूंजी लाभों के संबंध में, रहने के मकान के अलावा अन्य कोई दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ हो तो वो कर मुक्त हो सकता है। ये आपने देखा। उसके बाद में अगली एक समस्या आती है मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको आजकल सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित नवीन उद्योगों के संबंध में फ्री ट्रेड एरिया या सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र में अगर कोई नवीन उद्योग स्थापित किया जाता है तो स्थापना के बाद में अगले 5 वर्षों में वो लाभ कर मुक्त होते हैं, परंतु उसके बाद में उसको कुछ अन्य जो छूटें दी जाती हैं वो नहीं दी जाएंगी। जैसे डेप्रिसिएशन की छूट वहाँ नहीं दी जाएगी। फिर वैज्ञानिक शोध के जो अशोधित पूंजीगत व्यय हैं, वैज्ञानिक शोध के अशोधित अनअब्जॉर्ब्ड पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनकी छूट भी नहीं दी जाएगी। अशोधित हानियों की नहीं देंगे और अशोधित पूंजी हानियों की छूट भी नहीं देंगे। और इसी तरह से आप लोगों ने सेकेंड ईयर में देखा होगा 80IA एंड 80IB की कटौती भी नहीं मिलेगी। तो ये शर्तों के साथ में उसको 5 वर्षों तक जो लाभ हुए हैं वो पूर्ण रूप से कर मुक्त होंगे। अगला पॉइंट है इसमें निर्यात के लिए माल बनाने वाले नए स्थापित उद्योगों के लाभों के संबंध में। कुछ ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाती है जो 100% एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर ऐसे कोई नए उद्योग की स्थापना की गई है जो 100% माल एक्सपोर्ट करता है तो ऐसे उद्यम के या उद्योगों के लाभों के 10 कर निर्धारण वर्षों के लिए कर मुक्ति मिलती है। 10 साल तक उसको जो लाभ होंगे वो सारे के सारे कर मुक्त होंगे। लेकिन शर्त ये हो गई कि वो 100% निर्यात करे, जो भी माल बनाता है उसका निर्यात करे। अगली इसमें समस्याओं में जिसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा वो है संपत्तियों के खंडनीय हस्तांतरण के संबंध में। खंडनीय हस्तांतरण आप लोग जानते हैं, लेकिन खंडनीय क्या है? खंडनीय का मतलब है कि किसी भी समय
उस हस्तांतरण का खंडन हो सकता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिवोकेशन। ऐसी स्थिति में अगर किसी करदाता ने खंडनीय हस्तांतरण किया है तो उस संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता की आय ही मानी जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि निम्नलिखित हस्तांतरणों पर ये नियम लागू नहीं होगा। उसमें पहला है कि संपत्ति का हस्तांतरण तो खंडनीय है, लेकिन प्राप्तकर्ता के जीवन काल में अखंडनीय हो। वो संपत्ति प्राप्तकर्ता के जीवन काल में अखंडनीय है। जिसने संपत्ति प्राप्त करी है उसके जीवन काल में तो हस्तांतरणकर्ता उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा है, जिसको हस्तांतरण किया गया है, जिसको हस्तांतरण किया है, हस्तांतरण किया गया और हस्तांतरणकर्ता दोनों के जीवन काल में वो अखंडनीय होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगली जो समस्या है कर नियोजन की, वो है जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्तियों की आय। अगर कोई करदाता अपने जीवन साथी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति का हस्तांतरण कर देता है तो ऐसी संपत्ति की आय हस्तांतरणकर्ता की आय ही मानी जाती है। लेकिन ये कहते हैं कुछ परिस्थितियों में ये नियम लागू नहीं होता। अगर जीवन साथी का मतलब पत्नी, स्पाउस, ऐसी निम्न स्थितियों में लागू नहीं, या कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे ये बता रखा है, अगर हस्तांतरण उचित प्रतिफल के बदले में हुआ हो। यदि संपत्ति का हस्तांतरण उचित प्रतिफल लेके कंसीडरेशन के बदले में हुआ हो तो ऐसी स्थिति में हस्तांतरणकर्ता की आय नहीं मानी जाएगी वो। या संपत्ति का हस्तांतरण पति पत्नी के अलग होने के समझौते के अंतर्गत किया गया हो तो भी वो हस्तांतरणकर्ता की आय नहीं मानी जाएगी। अन्य परिस्थितियों में अगर वो जीवन साथी को संपत्ति हस्तांतरित करता है बिना प्रतिफल के या बिना अलग रहने के समझौते के, तो वो आय हस्तांतरणकर्ता की आय ही मानी जाएगी। फिर है अवयस्क के बच्चे की आय के संबंध में। अवयस्क के माइनर बच्चा अगर होता है तो उस बच्चे की अगर कोई आय है तो वो आय हस्बैंड और वाइफ में से जिसकी कुल आय अधिक है उसकी आय में शामिल की जाती है, जिसकी आय अधिक है। इसका दूसरी एक सब पॉइंट है, यदि माता पिता का विवाह विच्छेद हो चुका है यानी दोनों में डाइवर्स हो चुका है तो अवयस्क बच्चे की आय उस अभिभावक की आय में सम्मिलित की जाएगी जिसने गत वर्ष में अवयस्क बच्चे का पालन पोषण किया है। इसी में इस नियम में ये भी दिया हुआ है कि अगर आय ऐसी है जो अवयस्क बच्चे ने स्वयं कमाई है, शारीरिक श्रम से कमाई है या किसी चतुराई, कुशलता या विशिष्ट ज्ञान से कमाई है, तो ऐसी स्थिति में वो आय अवयस्क बच्चे की आय ही मानी जाएगी, उसकी माता पिता की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगली एक समस्या है जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में। जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में आप लोगों को पता है कि धारा 80C में छूट मिलती है, लेकिन नियोजन के संबंध में समस्याएं ये होती हैं कि ये छूट केवल वेस्टी और HUF को ही मिलती है, पहली बात। दूसरी, छूट तभी मिलेगी जब प्रीमियम का भुगतान उसी वर्ष की कर योग्य आय में से किया जाए, टैक्सेबल इनकम में से किया जाए। जीवन बीमा प्रीमियम करदाता के स्वयं के जीवन के संबंध में चुकाया जा सकता है, जीवन साथी या पत्नी के जीवन के बारे में चुकाया जा सकता है और बच्चों के संबंध में चुकाया जा सकता है। अन्य के लिए अगर जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया है तो छूट नहीं मिलती। यदि
2 वर्ष तक के लिए प्रीमियम का भुगतान करने से पहले ही उस पॉलिसी को बंद कर दिया गया है तो कोई छूट नहीं मिलेगी, और अगर कोई छूट दे दी गई है तो वापस कर योग्य कर दी जाएगी। जीवन बीमा प्रीमियम व्यक्ति अलग से भी करा सकता है और संयुक्त बीमा प्रीमियम जीवन साथी और बच्चों के साथ में भी करवा सकता है, तो भी वो छूट योग्य है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। फिर अगली समस्या भविष्य निधि के संबंध में। भविष्य निधि के संबंध में कर नियोजन की जो समस्या का पॉइंट आता है वो ये है कि प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान वेतन के 12% से अधिक नहीं हो सकता। अगर अधिक है तो राशि कर योग्य होगी। ब्याज के संबंध में ये बताया गया है कि ब्याज अधिकतम भविष्य निधि में या प्रमाणित भविष्य निधि में 9.5% की दर से ही कर मुक्त होता है। उससे ज़्यादा अगर ब्याज मिलता है तो कर योग्य हो जाएगा। इन चीज़ों को डिटेल में वैसे आप लोगों ने बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स में पढ़ा है, तो उसे एक बार पुनः आप लोग देख लें। और फिर लास्ट में आज एक समस्या के ऊपर और चर्चा करनी है, वो है पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए दिए गए दान। डोनेशन के संबंध में आपने देखा 80G में छूट मिलती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें छूट नहीं मिलती। वो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब दान नगद न देकर वस्तु के रूप में दिया जाए तो छूट नहीं मिलेगी, या करदाता स्वयं पुण्यार्थ कार्य पर कोई खर्चा स्वयं कर दे, पुण्यार्थ कार्य पर खर्चा स्वयं करे और छूट की मांग करे तो भी छूट नहीं मिलेगी, या फिर भुगतान ऐसी संस्था को किया गया हो जो 80G की कटौती के लिए अनुमोदित नहीं है। ऐसी संस्था को दान दे दिया गया जो 80G की कटौती के लिए अनुमोदित नहीं है तो भी छूट नहीं मिलेगी। और लास्ट में है सकल समायोजित कुल आय, ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम के 10% से अधिक दान दिए जाते हैं, उनके संबंध में भी कटौती नहीं देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कुछ विशिष्ट कोष ऐसे हैं जिनमें अपन दान देते हैं तो 100% छूट मिलती है। थैंक यू।